वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर हैं मोहम्मद सलीम साहब मैरीलैंड से। उनकी कॉल ले लेते हैं। जी सलीम साहब, यू आर ऑन एयर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महमूद सलीम बोल रहा हूँ मैरीलैंड से। जी महमूद साहब फरमाइए। जी मैं ये कह रहा था कि मैं एक सुन रहा था प्रोग्राम में, तो वो कह रहे थे कि जी हाँ हम पैसे लेके वोट देते हैं। कहाँ सुना आपने ये मतलब वो प्रोग्राम आ रहा था एक्सप्रेस न्यूज पे। अच्छा। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है अपनी आवाम से कि खुदा के लिए पैसे 5-10 हजार आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप सारी कौम को 5 साल के लिए अजाब में डाल देते हैं। बेशक बहुत। और दूसरी बात ये है कि ये जो पैसे देते हैं वो किससे, वो कोई अपनी मेहनत मजदूरी करके वापस नहीं लेते, वो डबल लेते हैं, तो वो हमसे ही ले लेते हैं। जी जी बिल्कुल। और तीसरी ये मैं कहूंगा कि हम वो कौम है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेहतरीन दौर था। जी जी। तो उनका रहन सहन आप देखें तो मतलब है ये मोहल्ला। हमने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर है इदरीस साहब नॉर्थ कैरोलिना से। जी इदरीस साहब, यू आर ऑन एयर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2-3 सवाल है जी। जी जी फरमाइए। पीपल्स पार्टी से मैंने ये पूछना है, ये कहते हैं हम 4 साल हो गए हमें हुकूमत करते, हमें ये एक चीज पॉजिटिव दिखा दें। ये सबसे बात करते हैं जी हमने अमेंडमेंट की, ये की 18वीं की, 20वीं की, 22वीं की। इन्होंने 4 साल में पाकिस्तान के लिए क्या किया है? डॉलर आपका कहाँ का कहाँ चला गया है, बिजली आपके पास नहीं है, PIA आपकी खत्म हो गई, रेलवे के इंजन आपके पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इदरीस साहब ये तो क्रेडिट जो है ये मुस्लिम लीग नून को भी दे ना। ये सब कुछ तो उनके साथ हुआ है ना, मिलकर हुआ है। नहीं हमारे वहां पर ये दोनों ये कुएं के मेंढक ये इकट्ठे ही है सारे। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये पूछनी है, वजीर साहब कहते हैं जी कि मैंने खत नहीं लिखना क्योंकि उनको जी इम्यूनिटी हासिल है। जी जी। क्या ये कबूल करते हैं कि वो उनके जरदारी साहब के पैसे स्विस बैंक में हैं? अगर है वो क्या वो उनकी वो मनी लॉन्ड्रिंग है? और अगर आप ये देखेंगे जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनने लगे थे, आपके न्यूयॉर्क पेपर्स में आया था कि मिस्टर 10%, नाउ ही इज मिस्टर 100%। ये आपके न्यूज़पेपर के बल्कि एक बरतानवी अखबार ने यह भी लिखा था जब जरदारी साहब जा रहे थे कि बरतानवी प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया था कि काउंट योर फिंगर्स जब आप सदर साहब के साथ हाथ मिलाएं। ये बात आपकी दुरुस्त है। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब आप फरमाइए, आपकी तरफ काफी आप लोगों के ऊपर इल्जामात लगे, वही मिस गवर्नेंस। नहीं वो ये मेरे दोस्त अभी अमेंडमेंट को आप मजाक उड़ा रहे थे। यही तो फाउंडेशन होती है किसी मुल्क का, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके हवाले से आगे मुल्क का निज़ाम चलता है। अगर आप किसी मिलिट्री जनरल को 10-12 साल 8-10 साल देंगे और इलेक्टेड गवर्नमेंट को 2-3 साल के बाद फारग कर देंगे और उनको कंटिन्यूटी नहीं है, जान देनी पड़ेगी, लेकिन मैं इनकी तरफ भी आऊंगा, बाहर जाना पड़ेगा। ये मामला तो इस तरह मैं इनकी तरफ भी आऊंगा। आपकी बात ठीक है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। दादी साहब मेरे दोस्त एतराज कर रहे हैं, सवाल तो जवाब तो दे रहे। मुझे तो पता है कि ये MNA की, MPA की, सेनेट की सीट होती है, वो उनकी जवाबदेही है हमारे को चेयरमैन की, लेकिन उसमें तो पार्टी वर्कर को ऑब्लाइज किया गया। तो ये पता नहीं अब किस तस्वराती देखिए बात यह है कि दो चीजों को मिक्सअप किया जा रहा है। एक जमहूरी हुकूमत को कंटिन्यूटी होना एक अलग चीज है और वो होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है उसमें कोई। और इसमें इसीलिए हमने फ्रेंडली अपोजिशन का ताना भी सहा। हमने चाहा कि सिस्टम को हम सपोर्ट करें, स्टेबल रखें और ये अपना टर्म पूरी करें। लेकिन ये आपको लाइसेंस नहीं मिलता इस बात का करने से कि आप जो मर्जी हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दें पूरे मुल्क का, गवर्नेंस का तबाही फेर दीजिए आप। अब देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, मुझे तो खतरा ये लग रहा है कि आइंदा आने वाली हुकूमत मामले को दुरुस्त कैसे कर पाएगी। और उसके बाद पाकिस्तान के देखिए एक तो जो टैक्सेशन का निज़ाम है, बजाय आप इस्लाहात लेके आते, उस निज़ाम को ठीक करते, आपने ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन शुरू की हुई है। आप आज जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, आपने जो जिस तरह से जो मुल्क की एनर्जी पॉलिसी का हाल किया है, और उसके बाद आप ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत दोबारा संभाला ले सकेगी इन हालात के बाद। बिल्कुल, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। मैं फैजुल्लाह जान साहब की तरफ जाऊंगा। फैजुल्लाह साहब ये फरमाइए कि हमने ये तमाम गुफ्तगू सुनी और जो उसका जो लुबे लुबाब निकलता है वो ये है कि लगता ये है, यूं महसूस होता है कि पाकिस्तानी कौम जमहूरियत की खासी भारी कीमत अदा कर रही है। आप क्या समझते हैं, हमारे पास दूसरा कौन सा रास्ता है? जहांगीर, मेरे ख्याल में जमहूरियत के अलावा जितने रास्ते हैं वो सब हम आजमा चुके हैं। सिर्फ एक बात है,
एक चीज मुझे अजीब लग रही है, पार्लियामेंट से करारदाद भी जो पास हुई, आज का बहस भी जो मैं सुन रहा हूं कि ठीक है, देखें जो करारदाद पार्लियामेंट ने पास कर दी उसमें यह है कि नेटो की कोई सप्लाई नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, असले की नहीं होनी चाहिए, असले की, पाकिस्तान में कोई एयर बेस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये बात है कि 10 साल तक अमेरिका की नेटो फोर्सेस को असलहे की सप्लाई पाकिस्तान के रास्ते होती रही, पाकिस्तान ही में उनको एयर बेस मिला। ये सब कुछ किसने किया, उसके लिए कोई सजा है या नहीं? जब तक देखिए, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहांगीर साहब मुझे बात मुकम्मल कर लीजिए। एक दफा एक शख्स को, बेशक इदारा नहीं, किसी एक शख्स को उसके की सजा मिल जाए, फिर आप देखें कि उसके बाद आने वाले जितने भी हुक्मरान होंगे, चाहे वो फौजी होंगे चाहे वो जमहूरी होंगे, वो बहुत एहतियात से काम लेंगे। इस करारदाद में आप देखें ना कि पीएमएलएन तो बहुत शोर मचा रही है कि असलहे की कोई नेटो की सप्लाई नहीं होनी चाहिए, जमात इस्लामी भी, सब लोग। लेकिन बात यह है कि किसी ने ये बात नहीं कही कि परवेज मुशर्रफ साहब जब सदर थे, अभी तो सारे एग्री कर गए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने कहा ऑन रिकॉर्ड है। देखिए एमएमए की हुकूमत थी खैबर पुख्तूनख्वा में 5 साल तक, वही खैबर पुख्तूनख्वा की सड़कों से होती हुई ये ट्रकें जाती थी, कभी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। उस वक्त भी ड्रोन हमले होते थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं। एक चीज जो मुझे नजर आई है वो ये कि जब अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करने होते हैं तो वो सारे बिहाइंड द सीन होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है फैजुल्लाह जान साहब। हाँ, लेकिन एग्रीमेंट को जब तोड़ने की बात हो ना, अब इस वक्त यानी जो पावर, बिल्कुल ठीक है। फैज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हुए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आखिरी 2-3 मिनट है, मैं उसमें चंद कॉल्स लेना चाहूंगा, शायद आपसे दोबारा बात करने का मौका ना मिले। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज हमारे शो में शामिल हुए। हमारे साथ एक कॉलर है कनाडा से, रजा हसन साहब, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी रजा साहब, यूर ऑन एयर। जी, मेरा सवाल चौधरी साहब से है, पीपल्स पार्टी के जो हैं, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी मौजूद हो तो जरदारी साहब की करप्शन के अलावा कोई और सवाल करने का दिल नहीं चाहता। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि भुट्टो के बेतहाशा जानी दुश्मन थे, यानी भुट्टो से जैसे मुखालिफ भुट्टो ने पैदा नहीं किया, हालांकि उसके मोहब्बत करने वाले भी थे, लेकिन उनके मुखालिफों ने भी उस पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। इसी तरह जियाउल हक के मुखालिफ बड़े बदतरीन मुखालिफ थे, उन्होंने भी उसके ऊपर कभी फाइनेंशियल करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। इसी तरह तारीख उठा लें, क्या वजह है कि जरदारी साहब के ऊपर मुसलसल करप्शन का इल्जाम लगा? अच्छा, इसका जवाब यही देते हैं, जरदारी साहब के बच्चों पर नहीं लग रहा है, जरदारी साहब पर लग रहा है, वजीर आजम साहब के पूरे खानदान पर लग रहा है। उनके पूरे खानदान पर, लेकिन जरदारी साहब तो हेड है ना, लेकिन बात कर रहे थे। जी जी, अब इसमें अब ये जवाब उसका यही देंगे कि जी 11 साल मुकदमा चला, कुछ साबित नहीं हो सका। तो उसकी मैं एक बात से बता दूं कि हुकूमत साबित करना नहीं चाहती थी। अगर हुकूमत कुछ साबित करना चाहती तो उन्होंने भुट्टो के खिलाफ कत्ल का मुकदमा साबित करके उसको हैंग कर दिया। तो करप्शन साबित करना क्या मुश्किल है? जावेद हाशमी के खिलाफ बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपसे पूछूंगा, आप लोगों को इतना टाइम मिला था, क्यों साबित नहीं कर पाए जरदारी साहब के खिलाफ? ये देखिए, बात यह है कि करप्शन के जो इल्जाम हैं वो बिल्कुल साबित भी हुए, और उसमें आपको याद होगा कि बल्कि स्विस में तो आखिरी मराहल में था, और वहां पे जरदारी साहब ने जो प्ली आखिर में ली थी वो अपने बीमार होने के हवाले से ली थी, बल्कि इन्होंने मेंटल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया था, और उस मेंटल डिसेबिलिटी के बाद सदर पाकिस्तान बन गए वो। तो आज हम एक अपाहज सदर के हम पूरी कौम जो शिकार हुई हुई। हसन साहब, ये एक मीडिया ट्रायल है, ये एक पॉलिटिकल ट्रायल है, वो वही आपने जवाब खुद ही दे दिया। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे बताए कि किस सियासी आदमी ने इतनी लंबी कैद काटी है, वो आसिफ अली जरदारी ने काटी है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, अगर करप्शन की बात होती है, ये एमएनए एमपीए जो सिलेक्टिव सीट होती है, जुर्म भी था, सेनेट की सीट होती है, तो ये बगैर पैसों के ना दी जाती है। तो कानून को सीटें दी गई हैं, और आप ये तो खाली इल्जामत है हमारी तो अदालत में अगर ना, और दूसरा ये अभी भी तो वो नहीं जा रहे अदालत। खत एक हमारे हम सिटिंग प्रेसिडेंट को हम क्यों एक मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएं? सिटिंग प्रेसिडेंट वो खुद छोड़ दें और वो कहें कि मैं बात ये है, उनका काम है। मीडिया ट्रायल है, प्रॉब्लम ये है कि खाली शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। यही बात है, शोर मचाने से बात ये कोई नहीं कह रहा कि उनके हवाले कर दे, सिर्फ अदालत से भी कह रही है कि आप ये लिख दीजिए कि हमने केस एनओ खत्म हो गया, केसेस दोबारा ओपन कर दिया, इतना कहना है। महमूद चौधरी साहब की मैं कॉल ले लूं। सरवर चौधरी साहब, मैं महमूद चौधरी साहब की कॉल ले लूं, वो न्यूयॉर्क से कॉल कर रहे हैं। जी चौधरी साहब, यूर ऑन एयर। जी खटक साहब, महमूद चौधरी बोल रहा हूँ। जी जी, अब सुने मुझे? जी फरमाइए प्लीज। मसला ये, मैं सवाल करना चाहता हूँ रहेल डार से। जी जरा जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मुल्क बचाओ और मुल्क संवारो वाली जो बात थी, या ताज कंपनी के फ्रॉड थे,
آپ ان کے بارے میں بتائیں کہ اس کی پاداش میں جنرل مشرف نے حکومت اس کی ایلیمنیٹ کی تھی اپنا ان کے باس کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو عدلیہ آئی تھی یہی عدلیہ تھی جنہوں نے بالکل آپ کا نقطہ ہم تک پہنچ گیا. بہت بہت شکریہ. 30 سیکنڈ آپ کے پاس 30 سیکنڈ. بڑا مختصر جواب ہے چوہدری صاحب کے بارے میں. دیکھیے جو مشرف صاحب کی حکومت میں اگر یہ میاں صاحب کے الزام صحیح ہوتے تو جتنا خلاف میاں صاحب کے جتنے کیسز بنے اس میں ایک بھی کرپشن کا چارج نہیں ہے. ایک بھی لیکن معاہدہ کس چیز کا کیا؟ معاہدہ میاں صاحب نے کیا ہی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ساری دنیا نے میں بتاتا ہوں نا آپ کو جہانگیر صاحب ایک قیدی کا کیا معاہدہ ہوگا. دیکھیے معاہدہ ہوا ہے سعودی حکومت کا پاکستان حکومت کے درمیان. ایک قیدی جس کی اپنی کوئی ول نہیں ہے، اگر قیدی کی ویل ہوتی تو وزیر پاکستان ہوتا. لیکن قیدی نے اس پہ دستخط کیوں کیا؟ دستخط اس نے نہیں کیا. قیدی نے وہاں پر کیریکٹر کیوں نہیں شو کیا؟ میں کیریکٹر شو کیا، اور جو دستخط کیے گئے وہ وزیر جو صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب کو لکھا گیا کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور میرے صاحب کی طبیعت واقعی خراب تھی. ان پہ 2 ہارٹ اٹیک ہوئے وہاں پہ. یہ دستخط ان کے نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ دستخط کی بات کرتے ہیں وہ ایک اپلیکیشن لکھی گئی تھی، معاہدہ نہیں تھا، ایک اپلیکیشن لکھی گئی تھی صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب کو کہ ان کی طبیعت علاج کے لیے انہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے، اس حد تک تھا. باقی معاہدہ تو ان کا سعودی حکومت کا پاکستان حکومت کا معاہدہ ہوگا. یہی ہوتا ہے کہ جب قوم پر مصیبت آتی ہے یا ملٹری ڈکٹیٹر آتے ہیں، جیسے بھٹو صاحب نے ثابت کیا، زرداری صاحب نے ثابت کیا، محتمہ بیلدری بھٹو صاحب نے ثابت کیا، تو اس وقت زرداری اپنے ہمارے میاں نواز شریف صاحب کو، میاں شہباز صاحب کو وہاں پاکستان کے لوگوں کے درمیان موجود ہونا چاہیے تھا. وہ محلوں میں جا کر ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے. ہماری خواہش ہے کہ اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور شو کے ساتھ. اگلے ہفتے تک جہانگیر کھٹک کو اجازت دیجیے. میں اپنے دونوں مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ.